हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज हम लोग जो देखने वाले हैं चैप्टर क्लास 7 का। ये चैप्टर है पादप में जनन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। यानी प्लांट्स जो होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, यानी एक प्लांट से दूसरा प्लांट जो है वो कैसे बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे और 2-3 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगा, तो प्लीज़ इसे पूरा देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पादप में जनन जो है उसके लिए क्या है, बहुत सारी विधियाँ होती हैं। यानी प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन है उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जिसमें क्या है 2 विधियाँ हम बता सकते हैं। देखिए, एक क्या होता है कि बीजों के द्वारा नॉर्मली प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, लेकिन कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जिसमें हम क्या है बिना बीजों की सहायता से पौधों का जो जनन है वो करते हैं। तो जनन की विधियाँ जो हैं वो क्या हैं। अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती है। ठीक है, आपने सभी पौधों में देखा होगा कि जड़ें भी होती हैं, तना भी होती है, स्टेम और पत्तियां, लीव्स भी होती हैं। ये पादप के काय की अंग कहलाते हैं। अब ये जो है जैसे मूल, तना या पत्तियां हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये पौधों के काय की अंग यानी वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए काय के अंग क्या होते हैं। ठीक है, आगे बहुत ज़्यादा जगह पे इसका जो है नाम आएगा। पुष्प पादप में जनन अंग होते हैं। तो ये जो है मूल, तना और पत्तियां, ये काय के अंग हैं, जबकि जो फूल हैं वो क्या होते हैं, वो जनन अंग होते हैं। ठीक है, तो किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। अब पुष्प जो होता है, क्योंकि वो एक जनन अंग यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो उसमें क्या होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। किसी फूल में दोनों हो सकते हैं, किसी फूल में सिर्फ मेल हो सकता है, किसी फूल में सिर्फ फीमेल हो सकता है। तो ये जो अंग है यानी कायकी अंग और जनन अंग, इनके आधार पर ही जो पौधे होते हैं उनमें जो जनन विधियाँ अलग अलग तरह की होती हैं। ठीक है, तो पादप में इस बेस पे यानी 2 तरह के अंग होते हैं, तो उसी के बेस पे पादप में जनन जो होता है वो 2 प्रकार से होता है प्लांट्स में। एक होता है लैंगिक जनन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो दोनों को हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ अलैंगिक जनन को देखेंगे। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं। यानी इसमें क्या होता है, बीज के बिना ही जो है वो हम नए प्लांट को बना सकते हैं, क्योंकि बीज किस में होते हैं, वो बीज होते हैं पुष्प में, और पुष्प क्या है, हमारा पुष्प पादप का जनन अंग है। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि ये क्या है, ये अलैंगिक जनन है, तो इसमें हम जो पौधा बनाते हैं वो क्या है, बिना बीज के हम पौधे को उत्पन्न कर सकते हैं। जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, बीजों से हमें नए पौधे मिलते हैं। तो ये मेन डिफरेंस होता है दोनों में। तो आइए देखते हैं कि अलैंगिक जनन जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके कौन कौन से मेथड हैं। ठीक है, सबसे पहला है कायकी प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, तो काय की प्रवर्धन क्या है, यानी कि जो काय की अंग होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं प्लांट के, जैसे तना हो गया, जड़ें हो गई, पत्तियां होंगी, इनके द्वारा जब हम नए पौधे को बनाते हैं तो वो हमारे काय की प्रवर्धन होते हैं। ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, जिसमें पादप के मूल, तने, पत्तियां अथवा कली जैसी किसी काय की अंग, यानी हम इसमें कली को भी ले सकते हैं, पूरा पुष्प नहीं, कली सिर्फ। ठीक है, क्योंकि कली में बीज नहीं होते, पुष्प जब बनता था तो उसमें बीज होते ना। तो जैसे किसी काय की अंग द्वारा नए पादप को प्राप्त किया जाता है। चूंकि जनन पादप की काय की भागों से होता है, इसलिए इसे काय की प्रवर्धन कहते हैं। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक नए पौधे को किससे बना रहे हैं, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से, यानी काय की भाग से, इसलिए इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या काय की प्रवर्धन कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि गुलाब का पौधा हो गया या चंपा का पौधा जो हो गया, उससे हम कलम के द्वारा, यानी हम डंडी ले लेते हैं गुलाब की बस और उसको कलम कर देते हैं, तो उससे एक नया पौधा मिल जाता है। तो वो क्या है कि जो हमने क्या लिया, एक स्टेम ली है गुलाब की, तो स्टेम यानी तना लिया है, वो क्या है, उसका काय की भाग है, तो उसके द्वारा हम नया पौधे को बना रहे हैं, तो वो क्या है, हमारा एक काय की प्रवर्धन है। तो इसमें क्या होता है कि गुलाब या चंपा जो होता है, उस पौधे की एक शाखा को उसके पर्व संधि से काटते हैं। ये नहीं कहीं से भी आप काटेंगे तो पौधा निकल आएगा। पर्व संधि यानी आपने बीच में देखा होगा उसके तनों पे कहीं कहीं पे गांठें होती हैं, जॉइंट्स होती है, उसे पर्व संधि यानी नोड कहते हैं। वहाँ से हम काटें, फिर पर्व संधि जहाँ से क्या है, पत्तियाँ निकलती है, वो जो नोड्स होती हैं वहाँ से क्या है, पत्तियाँ निकलती है, पत्तियों के गुच्छे निकलते हैं। ठीक है, शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या कलम कहते हैं, और पत्तियों के कक्ष में, ठीक है, कलम कहते हैं। और इसको हम अगर गाड़ देंगे कलम वाले हिस्से से,
सॉरी नोड वाले हिस्से से, यानी कि पर्व संधि वाले हिस्से से अगर हम उसको गाड़ेंगे तो हमें वहाँ फिर क्या होगा, वो ग्रोथ करेगा और एक नए पौधे में वो परिवर्तित हो जाएगा। धीरे धीरे उसमें जड़ें निकल आएंगी और नई पत्तियाँ निकलने लगेंगी। इसके अलावा क्या होता है, पत्तियों के कक्ष में भी कलिकाएं होती हैं। पत्तियों के कक्ष क्या है, यानी वो पॉइंट जहाँ पे पत्तियाँ लगी होती है, तो एक ही आपने देखा होगा, एक ही पॉइंट से बहुत सारी पत्तियाँ निकली हुई होती हैं, तो उसे पत्तियों का कक्ष कहते हैं। नहीं एक्सिल, ये देखिए ये एग्जांपल है, ये आपकी स्टेम है, यहाँ से आपकी पत्तियाँ निकल रही हैं, तो ये जो पॉइंट होता है यानी पत्तियों का अक्ष, जहाँ पे पत्तियाँ लगी होती शुरू हो रही होती हैं, वहाँ पे भी क्या होती हैं, कलिकाएँ होती हैं। और ये कलिकाएँ प्ररहों या अंकुरों के रूप में विकसित होती हैं और ये काय की कलिकाएँ कहलाती हैं। तो ये कलिकाएँ क्या होती हैं, ये काय की कलिकाएँ यानी कि वेजिटेटिव बड्स कहलाती है, क्योंकि इनसे भी क्या है, नए पौधे को उगाया जा सकता है। ठीक है। कली में एक छोटा तना होता है जिसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां होती हैं। काय की कलिकाएं भी एक नए पादप को जन्म दे सकती हैं। तो इस तरह से क्या हो गया कि हम पौधे के तने से भी हम पौधा निकाल सकते हैं और पौधे में जो छोटी छोटी कलिकाएं होती हैं, कलियां होती हैं, उनसे भी हम एक नया पौधा बना सकते हैं। इसके बाद आता है आलू। आलू आप सबने देखा होगा, तो आलू के आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बीच बीच में गड्ढे गड्ढे से होते हैं, ठीक है, छेद होते हैं। तो अगर हम आवर्धक लेंस से देखें यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास से हम देखें तो इसमें कलिकाएं दिखाई देंगे, तो वहाँ पे आपको छोटे छोटे बर्ड्स दिखाई देंगे। या आप थोड़े दिन के लिए आलू को छोड़ दीजिए ऐसे, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि किल्ले निकल आते हैं। वो जो छोटे छोटे छेद होते हैं वहाँ पे अपने आप से किल्ले निकल आते हैं और उनको अगर आप ऐसे गाड़ देंगे तो उन किल्लों से क्या है, नया पौधा निकल आएगा। तो ये जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं जहाँ पे कलिकाएँ होती हैं उन्हें आँख कहते हैं और छत चिन्ह भी कहते हैं इन्हें। इस आँख वाले भाग से आप आलू का नया पौधा उगा सकते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गया, आप आलू से भी क्या कर रहे हैं, एक नया पौधा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, कायिकी भाग है। आलू इसी प्रकार अदरक और हल्दी भी उगा सकते हैं। यानी आलू को में जिस तरह से छोटी छोटी आँखें होती हैं उसी तरह से अदरक और हल्दी जो होती हैं उनमें भी होते हैं। आप देखेंगे थोड़े दिनों बाद तो अदरक और हल्दी में भी किल्ले निकल आते हैं, तो वहाँ उससे भी क्या आप नए पौधे को उगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पत्थर चट्टा, जिसको कि ब्रायो फिल्म कहते हैं, फाइलम कहते हैं। इसमें भी क्या होती है, इसमें क्या होता है कि पत्तियों के किनारे की गर्त में कलिकाएं होती है। इसमें पूरी पत्तियां होती है एक, ठीक है, पत्ती के किनारे जो होते हैं, ठीक है, उस किनारों पे भी पत्तियां होती हैं, छोटी छोटी कलियां सी होती हैं। और यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा में गिर जाए, यानी अब ये जो पत्ती है क्योंकि उसकी किनारों पे कलियां हैं, तो अगर ये पत्ती ही किसी मिट्टी में गिर जाए, ऐसे गीली मिट्टी में, तो उससे उसकी जितनी भी कलिकाएं हैं उनसे नए पौधे जो हैं वो जन्म ले लेते हैं। यानी एक पत्ती से बहुत सारे पौधे निकल सकते हैं। तो आपको सबके एग्जाम्पल पता होने चाहिए तब कि कहाँ किस भाग से, किस चीज़ के, जैसे आलू के किस भाग से, कमल के किस भाग से, पत्थर चट्टा के किस भाग से नया पौधा उग सकता है लैंगिक जनन के द्वारा। कुछ पादपों में जड़ें भी नए पौधों को जन्म देती हैं। अब हमने पत्ती की बात कर ली, हमने तने की बात कर ली। अब क्या है, कुछ पौधे जो होते हैं उनमें जड़ों से भी हम नए पौधे को जन्म दे सकते हैं, जैसे कि शकरकंद और डहेलिया। शकरकंद क्या है, एक जड़ है, ठीक है। तो शकरकंद से हम अगर गाड़ देंगे तो उसमें पौधा निकल आता है, नया पौधा बन जाता है। तो ये एग्जाम्पल हो गया जड़ का। इसके अलावा कैक्टस जैसे पादप के वे भाग जो कि मुख्य पादप से अलग हो जाते हैं, नए पादप को जन्म दे सकते हैं। अब कैक्टस बहुत इंपॉर्टेंट है। कैक्टस यानी कि नागफनी का कोई भी हिस्सा अगर ज़मीन पे गिर जाता है, उसे प्रॉपर कंडीशन मिलती है, तो वो एक नया पौधा बना सकता है। यानी कि इससे अलग हुआ प्रत्येक अलग हुआ भाग नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हर एक भाग जो है वो नए पादप को बना सकता है। अब लाभ क्या है, जो हमारा ये अलैंगिक जनन है वो उसका लाभ क्या है। इसका लाभ देखो, सबसे पहला लाभ तो ये है कि कायिकी प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उग सकते हैं। जैसे हम बीज से उगाएंगे, बीज पहले कलियां निकलेंगी, उसमें किल्ला निकलेगा, फिर धीरे धीरे ग्रोथ होगी, ऊपर आएगा, तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन जो कायिकी प्रवर्धन है, वेजिटेटिव जो पार्ट्स होते हैं उनसे जब हम पौधा बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। दूसरा है, बीजों में उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिकी प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पौधों में पुष्प और फल कम अवधि में ही उग जाते हैं। यानी फूल और फल भी जो है वो जल्दी निकल आते हैं। नए पादप
जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते, क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नया पौधा बनता है वो बिल्कुल अपने जनक पादप यानी जिससे वो बना है उसका बिल्कुल कॉपी होती है, ट्रू कॉपी होता है, क्योंकि क्या है वो एक ही जनक से बना है। अब एक आपने प्लांट लिया था, उसके आपने हिस्से को काटा और उससे उगा दिया, लेकिन जो बीज होते हैं, बीज में क्या होता है, मान लिया एक पिंक फ्लावर वाला प्लांट, एक वाइट फ्लावर वाला प्लांट है, उनके आपस में उनमें क्या रिप्रोडक्शन हुआ, तब हमारा प्लांट बना। अब वो प्लांट अपने क्या है, पिंक वाले पे भी जा सकते हैं, उसके फ्लावर वाइट पे भी जा सकते हैं, या दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन ये जो हमारा कायिकी प्रवर्धन है, इससे जो पौधे बनते हैं वो डिट्टो अपने जनक पादप से के जैसे ही होते हैं, क्योंकि ये केवल एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं, इसलिए कोई क्रॉस होने का चांसेस होता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट तरीका क्या है, ये तो हमारा था कायिकी प्रवर्धन। दूसरा तरीका क्या है लैंगिक जनन का, मुकुलन, बडिंग, ठीक है। बड के द्वारा यानी मुकुल के द्वारा जनन होना। यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो ईस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन करने लगते हैं। ईस्ट एक एकल कोशिका जीव है। देखिए ईस्ट के बारे में आप जानते होंगे, ईस्ट क्या होता है। तो ईस्ट क्या होती है, ये एक एकल कोशिका जीव है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल सेल पूछा जाता है, उसमें ईस्ट का ऑप्शन आता है हमेशा, तो आपको पता होना चाहिए। अब ईस्ट क्या होता है कि अगर हम उसे पर्याप्त टेम्परेचर दें, पर्याप्त पोषण दें, ठीक है, तो वो कुछ ही घंटे में एक ईस्ट से बहुत सारे ईस्ट बन जाते हैं। वो कैसे होते हैं कि ईस्ट कोशिका से बाहर जो है वो मुकुलन के द्वारा वो बहुत सारी संख्या में वृद्धि कर लेते हैं। कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटा सा बल्ब जैसा प्रवर्धन मुकुल या कली कहलाता है। अभी मैं आपको चित्र दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास एक ईस्ट है, हमें इसको प्रॉपर टेम्परेचर दिया, प्रॉपर हमने पोषण न्यूट्रिशन दिया, तो इससे क्या होता है, इससे थोड़ा थोड़ा सा एक साइड पे प्रवर्धन निकलने लगता है, और वो क्या होता है, मुकुल कहलाता है या कली कहलाता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिका से अलग होकर नई ईस्ट कोशिका बनाता है। अब ये धीरे धीरे वृद्धि करता है, देखिए वृद्धि करता है, इसका न्यूक्लियस अलग हो गया, इसका न्यूक्लियस अलग हो गया, इसका न्यूक्लियस अलग हो गया, फिर ये इतना वृद्धि करेगा, ये बिल्कुल इससे अलग हो जाएगा और खुद एक क्या है, नई ईस्ट कोशिका के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। फिर उसके बाद उसमें से भी मुकुलन निकलेगा, इसमें से और मुकुलन निकलेंगे, तो इस तरह से क्या है, संख्या बढ़ेगी, यानी 1 से 2 बने, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से वो वृद्धि करेगा और कुछ ही समय में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, जैसे 100 से सीधे 200 हो जाएंगे, 200 से सीधे कितने, 400 हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा फिर वृद्धि होगी। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि एक ईस्ट से एक मुकुल निकला, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नए मुकुल से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं और जिससे एक मुकुल श्रृंखला बन जाती है, यानी कि जैसे ये ईस्ट था, इससे एक मुकुल निकला, अब इसी मुकुल से एक और मुकुल बन जाता है, उसी से और मुकुल, तो इस तरह से क्या होता है, एक पूरी श्रृंखला यानी चेन बन जाती है बर्ड्स की। तो ऐसी कंडीशन भी होती है। जब ये कंडीशन होगी तो और ही जल्दी जो है वो ग्रोथ होगी, मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होगा, क्योंकि एक ही ईस्ट से देखिए 4-4, 5-5 ईस्ट सेल्स बन रही हैं, तो बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रोथ होती है। तो ये तो था हमारा ईस्ट में मुकुल द्वारा जनन, जो भी क्या है, एक अलैंगिक जनन का ही एग्जाम्पल है, तरीका है। तीसरा तरीका है हमारा खंडन, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन यानी कि कोई पार्ट है जिसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं और वो फ्रेगमेंट भी जो है वो खुद ही एक पार्ट की तरह काम करने लगते हैं, ठीक है। आपने तालाबों और ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के अपपंखी गुच्छे या फिसलनदार तैरते हुए गुच्छे देखे होंगे, ठीक है, जिसको हम काई कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या होते हैं, ये होते हैं शैवाल, एल्गी होते हैं। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। अब इनमें भी क्या होता है, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो खंडन के द्वारा होता है, यानी कि एक हिस्सा है, जैसे ये देखिए, ये एक हिस्सा है शैवाल का, ये खंडन होता है, टूट जाता है 2 हिस्सों में, मान लिया 4 हिस्सों में भी टूट सकता है, फिर ये हिस्सा वृद्धि करेगा, फिर ये 2 हिस्सों में टूट जाएगा, ये 2 हिस्सों में, तो 1 से क्या 2 बने, 2 से फिर 4 बने, और ज़्यादा हिस्सों में भी टूट सकता है। तो ये क्या हो रहा है, ये खंडन हो रहा है। तो खंडन के द्वारा एल्गी में भी क्या है, हमारा रिप्रोडक्शन होता है। शैवाल 2 या 2 अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं और ये खंड नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं, यानी ये खुद फिर एक खंड जो है वो नया जीव बना लेते हैं विकास करके, और ये प्रक्रम चलता रहता है और शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है कुछ ही घंटों में, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि जो हमारा
ईस्ट था उसमें किसके द्वारा हो रहा था रिप्रोडक्शन, हमारा शैवाल है इसमें किसके द्वारा रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद है। हम आगे फंजाई पढ़ेंगे, फंजाई में किस तरह से हो रहा है, तो ये आपके एग्जाम्पल जो है याद होने चाहिए, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। नेक्स्ट है बीजाणु निर्माण यानी स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन से भी जो है वो रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें एग्जांपल है फंजाई में, जैसे कि अगर डबल रोटी हो गई या ब्रेड हो गया, आप उसको रख दें थोड़े दिन के लिए ऐसे बाहर, तो आप देखेंगे उस पर फंगस आ जाता है जिसे हम फफूंदी कहते हैं, है ना। तो वो क्या है, वायु में उपस्थित बीजाणु से कवक उग जाते हैं, फंजाई आ जाता है। बीजाणु क्या है, अलैंगिक जनन करते हैं और प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है, इसलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकता है। यानी कि ये जो बीजाणु है ये क्या है, अलैंगिक जनन करता है। लेकिन मान लिया ऐसी कंडीशन है बहुत ज़्यादा जो उसके लिए अच्छी नहीं है, आर्द्रता है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, तो वो क्या है, उसके लिए प्रतिकूल परिस्थिति है, लेकिन उससे भी वो बचा रहता है क्योंकि उसके चारों तरफ क्या होता है, एक आवरण होता है, एक कठोर कवर होता है जो उसको सेफ रखता है और लंबे समय तक वो जीवित रहता है। फिर जैसे ही उसे प्रतिकूल कंडीशन मिलती है, प्रतिकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं, तो वो क्या है, ग्रोथ कर लेता है। तो अनुकूल परिस्थिति में बीजाणु अंकुरित होकर नए जीव को विकसित करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल ये देखिए, मॉस और फर्न, ये क्या है, इनमें बीजाणु द्वारा जो है जनन होता है स्पोर फॉर्मेशन से फंजाई में, ठीक है। अब यहाँ एग्जांपल है कवक में बीजाणु जनन। ये देखिए, ये किसी मान लिया आपका कोई रोटी का टुकड़ा है, उस पर आपके फंजाई हैं, तो ये क्या बीजाणु धानी होती है, इसमें बीजाणु होते हैं, ये उड़ के फिर दूसरी जगह पहुँच जाते हैं, बहुत हल्के होते हैं, दूसरी जगह पहुँचेंगे वहाँ पे फिर क्या जनन कर देंगे। इसी तरह से फर्न का जो पौधा होता है उसकी पत्तियों की उल्टी तरफ, ये उल्टी साइड है, उल्टी साइड पे क्या होते हैं, बहुत सारे बीजाणु हो जाते हैं और ये बीजाणु फिर उड़ के दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और वहाँ पे नए पौधे को बना देते हैं। तो ये क्या हो गया, मॉस हो गया, फर्न हो गया, फंजाई जो है उसमें बीजाणु निर्माण होता है और उसके द्वारा नए पौधे का जन्म होता है, जो भी क्या है, अलैंगिक जनन का ही एक तरीका है या विधि है। तो ये था हमारा अलैंगिक जनन। नेक्स्ट वीडियो में हम लैंगिक जनन द्वारा पौधों में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है वो देखेंगे। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।